नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार। दोस्तों, जब भी हम नई कार लेने का सोचते हैं तो हमारे पास काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी कार हम लें ना लें। ख़ास करके एंट्री सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें बहुत सारे फीचर्स कंपनियां नहीं देती हैं, जैसे कि सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, माइलेज, उस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। सारे गुण एक कार में मिलना मुश्किल है, ख़ास करके जो एंट्री सेगमेंट की गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कार लेके आए हैं जो कि सर्वगुण संपन्न है। ख़ास करके इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसकी सेफ्टी जो है वो टॉप क्लास की है। ग्लोबल एनकैप टेस्ट में ये कार आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग से देती है। इस सेगमेंट की ये एक बेहतरीन कार है और इस कार का ओनरशिप रिव्यू आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और ये टाटा टियागो का XZ प्लस जो कि टॉप एंड वेरिएंट है और इसके ओनर आज हमारे साथ में है। इस कार को ख़रीदे हुए ऑलमोस्ट 2 से 3 महीना हो चुका है और इस कार को ये लगभग 3500 किलोमीटर चला चुके हैं। और इस कार की क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसकी बुरी चीज़ें हैं, सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इनके ओनर से जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो में आज अनंत जी हैं। अनंत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है अनंत प्रसाद सोरेन, बोकारो जिले का रहने वाला हूँ। मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ झारखंड गवर्नमेंट का। इस कार को खरीदने से पहले आप कौन कौन सी गाड़ियों को कंसीडर करा था? जब इस कार को आप खरीदे तो क्या रीज़न रहा इस कार को खरीदने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं मारुति शोरूम गया हुआ था बोकारो का ही में। वहाँ मैंने सलारियो और एक जो आई है एक्सप्रेसो और वैगनार, उसको मैंने कंसीडर किया था सबसे पहले। तो वैगनार में जब पीछे सीट पर मैंने बैठा तो ऐसा लग रहा था, मतलब कंफर्ट नहीं लग रहा था वो। तो उसी समय से मैंने कहा ये नहीं खरीदूंगा, आउट कर दिया वैगनार को। उसके सैलरी में कुछ दिन तक ध्यान में रखें, माइंड में रखें कि सैलरी खरीदा जाएगा। फिर मैंने रिसर्च शुरू किया, यूट्यूब में देखा। तो उसी समय यूट्यूब में ही सेफ्टी का बात आया तो वो बता रहे थे कि बहुत सारा मतलब कि गाड़ी का रिकमेंड करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर लोग, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी के नाम का ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। और उसी समय ही सबसे कम रेंज वाले में, सबसे कम दाम वाला में सेफ्टी के मामले में टाटा टियागो को ही उन्होंने बताया। तो उसी समय से मेरा दिमाग में टाटा टियागो बैठ गया और तभी सलारियो को मैंने जो है दिमाग से आउट कर दिया। अब टाटा टियागो का शोरूम, टाटा का शोरूम बोकारो में ही गए, वहाँ अपना इंक्वायरी किए। उसके बाद सप्ताह के अंदर में ही बुक कर दिए। शोरूम में आपका खरीदने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा कहा जाता है वैसा तो मैंने टाटा शोरूम में नहीं देखा। इसका जो प्राइस पड़ा है 6,88,000 पड़ गया। एक्सेसरीज और आपका जो P2 करके कुछ नाम है वो सब जोड़ जाड़ दिया उन लोग ने। इतना मतलब कि अच्छा से बात किया जिससे हमको मतलब ये सब लेना पड़ा। हाँ, ऐसा नहीं कि हम इम्प्रेस हो गए, नहीं ले लेना चाहिए, एक्सटेंड वारंटी P2 भी ले लेना चाहिए। मतलब प्यार से लोग किया, ऐसा नहीं कि डील किए। चूँकि आपकी एक्सटेंडेड वारंटी तभी काम आएगी जब आपकी जो प्लांट से वारंटी है कंपनी की, वो जब आपकी एक्सपायर होगी तब आपकी एक्सटेंडेड वारंटी काम में आएगी। तो यहाँ पर 2 साल पहले एक्सटेंडेड वारंटी का पैसा देना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन सर जी बता रहे हैं कि वहाँ शोरूम में उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव इतना अच्छा था, इतने अच्छे ढंग से वो पेश आए कि उनकी बातों में ये आ गए और एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लिए। चलिए, कोई बात नहीं है। और कोई भी काम को अगर प्यार से करा जाए तो ना चीज़ होने वाला भी हाँ हो जाता है। तो कुछ इनके साथ में भी वही हुआ। तो 6,88,000 रुपया इनको ऑन रोड पड़ी है। हालांकि अभी ऑन रोड अगर झारखंड की बात करें तो ये टियागो XZ प्लस जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, आपको मैक्सिमम 650-655 तक में आ जाएगी। तो ऑलमोस्ट इनका भी प्राइस शायद वही पड़ा है, एक्सेसरीज वगैरह को ऐड करके 688 पड़ा हुआ है, उसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी इंक्लूड है। तो सर, इस कार को आपने कितना अभी तक चलाया है? अभी तक इसको मैंने लगभग वही 3500 किलोमीटर तक मैंने चलाया है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा आपने चलाया नहीं है, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा है आप ज़रूर ऑब्जर्व कर पाए होंगे। तो सबसे पहले इस कार की पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो सर, क्या पॉजिटिव्स हैं? इस कार की जो कीमत है उस कीमत के अंदर में ये गाड़ी जो है देखने में बहुत ही अच्छी है। और इसका जो देख रहे हैं ये एलॉय व्हील, डायमंड कट एलॉय व्हील, ये भी बहुत अच्छा दिखती है। अब मतलब किसी भी एंगल से आप देखिएगा ये तो इस सेगमेंट वाले इस प्राइस में ये गाड़ी सबसे अच्छी मुझे लगी है। बाकी गाड़ी को अगर देखता हूँ तो वो
या तो ज़्यादा प्राइस का रहता है अच्छा है, तो अगर इस पर रेंज का तो अच्छा ही नहीं दिखता है, मतलब कि उतना मुझे भाता नहीं है। इस प्राइस में आपको इतना सेफ्टी वाला और बिल्ड क्वालिटी वाला जो है नहीं मिल पाएगी। और बिल्ड क्वालिटी से थोड़ा याद आया, मैं देवघर जा रहा था, 15 दिन पहले की बात है, तो ऑटो वाले ने आगे अचानक ब्रेक मार दिया, तो मैंने उसको पीछे से जो है उसको थोड़ा सा ठोकर मार दिए, तो बस थोड़ा सा स्क्रैच हुआ उसमें। बहुत जोर से आवाज़ किया था, ढम से आवाज़ हुई, लेकिन बाहर निकल के देखे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर बाद में मैंने देखा तो स्क्रैच हुई है कुछ वहाँ पे। जिस प्राइस में ये कार आती है उस प्राइस को अगर आप कंसीडर करते हैं, इस कार की जो लुक है वो काफ़ी एक्सेलेंट है। ख़ास करके जब से ये BS6 में अपग्रेड हो करके आई है, जो फेसलिफ्ट है, जो कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं। आप इस कार को जिस एंगल से भी देखें, हर तरफ से ये कार काफ़ी खूबसूरत दिखती है। गाड़ी जब मैंने खरीदा उससे पहले मैंने कोई गाड़ी चलाई नहीं थी, चलाना इसी कार में सीखा। राइड एंड हैंडलिंग जो है इसका बहुत ही अच्छा लगा हमको, और दूसरा ये है कि इसका जो साउंड सिस्टम है ये हमको बहुत ही पसंद आया। हालांकि मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो इसका जो साउंड है बहुत ही पसंद आया हमको। और इसमें कोई पॉजिटिव सर बताना चाहें बिल्ड क्वालिटी वाइज, या प्लास्टिक में किसी तरह की कोई दिक्कत? बिल्ड क्वालिटी तो ठीक है, प्लास्टिक भी ठीक ही है जिस प्राइस रेंज पर है। मेरी जो पोस्टिंग है साहिबगंज में है, तो लॉकडाउन के दौरान ना ट्रेन ना बस चलती है, तो इसी से आना जाना होती है। तो हाईवे में ये जो है ना बहुत ही अच्छा चलती है, स्टेबल होके चलती है, मज़ा आ जाता है लेकिन चलाते समय जब भी। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि हाईवे में इस गाड़ी को चलाने का मज़ा जो है वो दोगुना हो जाता है। सर, इसके माइलेज के बारे में कुछ बताइएगा। माइलेज जो है हाईवे में चलाए हैं तो 19 के आसपास, जब गांव घर में 1-2 किलोमीटर में चलाते हैं तो उस समय जो है 9-10 के आसपास में थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप हो जाती है। देखिए सर, एक्चुअली में होता क्या है कि जो विलेज रोड होते हैं या जो ट्रैफिक का सिचुएशन होता है, वहाँ पर माइलेज निकालना हमारे बस में नहीं होता है। तो वो किसी भी कार से माइलेज आप चाहकर भी निकाल नहीं सकते हैं। ओवरऑल अगर माइलेज आपको चाहिए तो वो हाईवे में ही मिल सकता है, और आपको ये हाईवे में 18 से 19 की माइलेज दे रही है, तो मेरे हिसाब से ठीक है। और आप जिस तरह से नए ड्राइवर हैं, फर्स्ट टाइम आप कार को चलाना सीखे हैं, और उस हिसाब से 18 से 19 की माइलेज आपकी निकल रही है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज है। जैसे जैसे आप इस कार को आप ड्राइव करेंगे, यूज टू हो जाएंगे, तो आपकी माइलेज और अच्छी निकल सकती है। और ये माइलेज MID के अकॉर्डिंग है कि आपने कभी टैंक टू टैंक मापा है? नहीं, टैंक टू टैंक जो आप लोग नापते होंगे, लेकिन हम लोग तो MID से ही पता लगाते हैं। हाँ, तो MID में 18-19 की माइलेज अगर निकल रही है, तो उसमें अगर 1-2 किलोमीटर कम भी कर देते हैं तो 16 से 17 की माइलेज इजीली आपकी कार दे रही है। तो माइलेज से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपने इसकी सर्विस करवाई है? फर्स्ट सर्विस हुई होगी? फर्स्ट सर्विस तो मैंने करवाई है। सर, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर्विस का एक्सपीरियंस तो ठीक ही था, लेकिन कोरोना का नाम लेके उन लोगों ने 200 रुपया ले लिया, सैनिटाइज किया गाड़ी को। अच्छा, फ्री सर्विस तो होती है फर्स्ट वाला, लेकिन बोले कि कोरोना के लिए आपका सैनिटाइज करना पड़ेगा। स्टीयरिंग में एक प्लास्टिक का कवर लगाया, सीट में भी कवर लगाया। सर्विस जो है अच्छा है किया, बहुत मतलब कि ध्यान से किया, मतलब पूरा मेहनत से। जैसे आप गाड़ी लेके गए तो तुरंत सारा चीज़ हो गया, या कुछ टाइम लिए, या उनका बर्ताव कैसा था? बर्ताव तो ठीक ही था, और टाइम तो सर्विसिंग मतलब कि गाड़ी को धोने में, उसके बाद फिर वॉश करने में जो टाइम लगा वही टाइम लगा। ऐसा नहीं कि खड़ा कर दिया ज़्यादा देर तक, वैसा नहीं किया। जो मेनली होता क्या है कि जो आपकी फर्स्ट सर्विस में जो गाड़ियों का सर्विस होता है वो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जनरल चेकअप होता है, आपके जो भी ऑयल हैं वो चेक होते हैं कि कहीं कोई कम तो नहीं हुआ है। अगर कम हुआ है तो टॉपअप किया जाता है, और वॉश वगैरह करके फर्स्ट सर्विस में गाड़ी दे दी जाती है। तो आपको बहुत ज़्यादा पता अभी नहीं चलेगा कि वहाँ की सर्विस की क्या स्थिति है, लेकिन एक होता है ना कि सर्विस में जाने के बाद में आदमी को पता चल जाता है कि यहाँ किस तरह की सर्विस आपको मिलने वाली है। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मली आपको वहाँ सर्विस ठीक ठाक मिली है, मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ना जैसा सुना करते हैं कि सर्विस सेंटर वाले और शोरूम वाले
तो वैसा तो मुझे दिखा नहीं। मतलब ठीक है, अच्छा व्यवहार किए। इस चीज़ को मैं भी बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं, चूँकि मेरे घर में टाटा टिगोर भी है और उसकी सर्विस भी करवाने के लिए मैं टाटा के सर्विस सेंटर में जाता हूं। तो ये डीलर टू डीलर भी वैरी करता है कि किस तरह का सर्विस वो देते हैं, लेकिन जहां से मैं करवाता हूं टिगोर की सर्विस, आज तक मुझे सर्विस से ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सर्विस हमेशा से अच्छी ही मिली है। और जिस तरह से लोगों के बीच में गलत धारणा बनी हुई है कि टाटा के सर्विस उतने अच्छे नहीं है, और सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं को दिक्कत हो रही है टाटा से तो वो सर्विस को लेकर के हो रही है। और धीरे धीरे टाटा की सर्विस भी इम्प्रूव हो रही है। इंटीरियर की जो फिट एंड फिनिश है, प्लास्टिक के पार्ट्स में किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई रैटलिंग साउंड वगैरह? ना वैसा कोई साउंड नहीं है, सब एकदम ठीक ठाक है। टाटा की गाड़ियों में जो इंजन है थोड़ा सा नॉइजी है। जो NVS की लोग बात करते हैं, 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ तो ज़्यादा करती है। आपको ये कभी दिक्कत करी है? आवाज़ आती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है कि जो है आवाज़, बुरी आवाज़ आ रही है। जब मैं सर्च कर रहा था गाड़ी के बारे में तो टाटा टियागो के बारे में पता चला, तो इसके बारे में सर्च किए। यूट्यूब में मैंने यूट्यूबर से सुना कि इसमें आवाज़ आती है, वाइब्रेशन करती है। तो खरीदने के बाद तो मुझे वैसा नहीं लगा जैसे उन लोग बता रहे थे। वाइब्रेशन तो नहीं है, लेकिन जो नॉइज है वो इरिटेट करने वाला नहीं है। इसका जो म्यूजिक है तो म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा है, जिससे क्या आता है कि इसका जो नॉइज है तो वो पता ही नहीं चलती है जब म्यूजिक बजाते हैं। तो अगर आपको अपने रिलेटिव्स में, दोस्त यार, किन्हीं को ये गाड़ी रिकमेंड करना हो तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, सजेस्ट तो करूँगा कि ये भी गाड़ी अच्छी है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है ख़राब है, उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद वो अपना मर्जी है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 170 mm का दिया गया है। बहुत सारे ऐसे बायर होते हैं जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहां सड़कें ख़राब होती हैं, वो हमेशा इस चीज़ को पूछते हैं कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो सफिशिएंट है या नहीं है। आप सभी को पता है कि हमारे झारखंड के जो भौगोलिक परिदृश्य हैं वो भी पहाड़ी वाले हैं, तो ऐसे जगहों में सड़क काफ़ी ख़राब मिलती है। आपको इस ग्राउंड क्लियरेंस से कभी कोई दिक्कत आई है? नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस से कोई दिक्कत नहीं आई है। जैसा रोड में मैंने चलाया है, ख़राब वाला में भी चलाया है, अच्छा वाला में तो चलाया ही है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि सटा वटा। हाँ, अगर मान लो ज़बरदस्ती ज़्यादा ही ख़राब जगह है वहाँ तो आपका ट्रैक्टर वगैरह भी सट जाती है, वो भी कतराती है वैसे गड्ढे में, तो वैसा में तो सट ही जाएगी। लेकिन अभी तक जैसा रोड मैंने चलाया है, उबड़ खबड़ वाला भी, गड्ढे वाला भी, तो अभी तक सटा नहीं है। इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि टाटा की एसी का जो फ़ैन की स्पीड है वो थोड़ी सी नॉइजी ज़्यादा है, ऐसा आपको लगा है क्या? स्पीड में फुल कर देते हैं तब तो आवाज़ आती ही है। जैसे हम लोग का टेबल फैन आवाज़ करती है उसी तरह ये भी आवाज़ करती है। नहीं, ये तो नेचुरल है। किसी भी फैन को आप अगर हाई स्पीड में चलाएंगे तो आवाज़ आनी ही आनी है, लेकिन इन जनरल अगर आप इसको 1-2 में रखते हैं तो क्या मतलब? नहीं, उसमें तो आवाज़ ही नहीं आती है। और ये कूलिंग क्या कूलिंग तो बेहतर है। जैसे ये मान लिया धूप में कभी कभी खड़ा कर देते हैं तो गाड़ी अंदर में इतना गर्म हो जाती है, बस उसको जो है आधा मिनट लगता है उसको फिर ठंडा करने में। 1200 सीसी की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको जब आप विथ एसी चलाते हैं तो एसी ऑन होते ही गाड़ी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो इस कार में आपको ऐसा कभी एहसास हुआ है? देखिए, वैसा तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया है, क्योंकि जनरली हमेशा मेरा एसी ऑन रहता है। इसमें तो ऑटोमेटिक है, तो आज तक वो एसी ऑफ करके तो मैंने गाड़ी चलाया ही नहीं है, तो वैसा तो नहीं लगा। अच्छा, आपके साथ में कुछ एक मिस हैपनिंग हुआ था, मतलब आपके टायर को लेकर के, थोड़ा सा वो भी आप बता दीजिए। हाँ, उस दिन मतलब कि जो है नया नया सीखे हुए थे, इसी से मैंने बताया कि सीखा हूँ। तो हमने ले गया एक चंद्रपुरा की ओर, बोकारो से चंद्रपुरा की ओर ले गए, तो बीच में जो है एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। उस जगह जो रेलवे का जो इलेक्ट्रिक पोल होता है वो रास्ता किनारे लेटा हुआ था और बगल में गड्ढा था, तो गड्ढा से बचने के लिए मैंने उधर काटा, तो अच्छा तरह से नहीं काट पाया, जिससे क्या हुआ कि पोल में चढ़ गई, जिससे टायर पूरी तरह से फट गई। और वहीं पे मैंने टायर को चेंज किया। हालांकि उसमें जो है मेरा अलाइनमेंट भी बिगड़ गया था और
तो फिर अलाइनमेंट आपकी ये ऑथराइज सर्विस सेंटर में हुई कि बाहर में आपने करवाया? मैंने बाहर में कराया, क्योंकि ऑथोराइज सर्विस सेंटर में गए थे ना, तो 1100 रुपया डिमांड कर रहा था, जबकि मैंने बाहर में 300 रुपया में ही करा लिए। तो ये चीज़ होता है इन जनरल, छोटे छोटे समस्याओं को लेकर के आप ऑथराइज सर्विस सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी, और अगर देखा जाए वही काम को सेम अगर आप बाहर में करवाते हैं तो काफ़ी कम प्राइस में हो जाती है। तो टायर का क्या हुआ सर? फिर वो टायर कंपनी वारंटी में रिप्लेस करी या क्या हुआ उसका? नहीं, मैंने शोरूम में ही जाके इंक्वायरी किए। बोले कि देखिए वो तो आपने खुद से उसको ये किया है, मतलब कि खुद से आपने उसको कटवाया है। अगर मान ली किसी तरह से एआर ले लेता, वो अगर बिगड़ जाता तो आपको वारंटी मिल जाती, तो आपने तो इसको कटवाया इसलिए नहीं हुआ। बस उसको मैंने वहीं बोकारो में ही रिपेयर करवा लिया, तो अभी जो है चल अच्छा, रही वो है। टायर रिपेयर हो गया आपका? रिपेयर हो गया है, तो आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर बनवाया गया है। ये देखिए इस जगह जो है कटा था। ये पता भी नहीं चल रहा है। अक्सर देखा जाता है कि जो टायर फट जाया करती हैं उनको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अनंत जी की कार में ये हुआ था। आज हम लोगों को एक नया चीज़ सीखने को मिला है कि अगर आपकी टायर फटती है, ये जो साइड वाल है वहाँ से फटी हुई है, और फटने के बाद ये टायर रिपेयर हो गई है। सर एक चीज़ बताइएगा कि इसकी रिपेयर कॉस्ट क्या पड़ी थी? रिपेयर कॉस्ट 350। अच्छी है, 350 रुपये में रिपेयर हुई। वो क्या बोले हैं, टायर मतलब चलेगा अभी? हाँ चलेगा टायर, सिर्फ बोले कि हवा इसमें कम नहीं होने दीजिएगा। अच्छा अच्छा। तो अगर हवा कम हो जाएगी तो दबने लगेगी ना, तो जहाँ अंदर से भी चिपकाया गया है तो वो शायद हट सकता है। बोले ना, गाड़ी खरीदने 2-3 दिन बाद मैंने इसको कटवाया था, और अभी जो है 2.5 महीना हो रही है, तो अभी मतलब कि गाड़ी चल रही है, और देख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फुला हुआ भी नहीं, पता ही नहीं चल रहा है जब तक हम अंगुली से नहीं दिखाएंगे तो। अच्छा एक चीज़ सर, आपने एसेसरीज जो बताया ये आफ्टर मार्केट है? हाँ ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, सूट नहीं कर रहा है। लगाने के बाद मुझे लगा कि इसमें जाए 1200 रुपये का पड़ा था। ये फाइबर लग रहा है, प्लास्टिक का आइटम है। मेरे हिसाब से इस गाड़ी में थोड़ा सा ये अजीब लग रहा है। हाँ, आप इसको निकलवा ही दो तो ठीक निकलवा है। ही लेंगे। ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसको, और कुछ आफ्टर मार्केट कुछ एसेसरीज आपने लगवाई है? आफ्टर मार्केट ये मैंने लगाया, ये तो मैंने फ्लिपकार्ट से। कितना पड़ा था सर इसका इसका वही कितना 400 के आसपास, ये कंफर्म याद नहीं आ रहा है ऐसे। जबकि ये अगर आप जेन्युइन एसेसरीज टाटा से लेते तो ये आप अप्रोक्स आपको 1200-1600 रुपये पड़ता। कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती है, चाहे आप 50 लाख की गाड़ी लें चाहे 2 लाख की गाड़ी लें, हर कार में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। इस कार में आपको क्या कमी महसूस हुई है आज तक? कमी तो उतना खास नहीं है कमी, बस माइलेज में थोड़ा सा सिटी में जब चलाते हैं तो बहुत ही कम, जैसे बताया कि 8-9 के आसपास माइलेज देती है सिटी में। हाईवे में तो ठीक ही है, और थोड़ा ओवरटेक करने के दौरान जो है गेट डाउन करना पड़ता है, जो पावर लैग की समस्या थोड़ा हमको लगती है। उसके अलावा जो है कोई ख़ास कमी तो इसमें मुझे नहीं आया नज़र। ऐसी आपके साथ हम टच में रहेंगे। अभी आपने इस कार को 3500 किलोमीटर चलाया है, आप और चलाइए इस कार को। अगर आपकी नज़र में ऐसा सच कोई इशू या कोई कमी निकल करके आती है तो हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल में इनके लिए कमी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस कार की कर वेट जिस हिसाब से है उस हिसाब से माइलेज ठीक ठाक है। सिटी की माइलेज सब कार से निकालना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं होता है। तो इनकी नज़र में इनकी जो सिटी माइलेज है थोड़ी कम है, हाईवे में ठीक है। एक बार इस कार को थोड़ा सा चला भी लेते हैं, और चलाने का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है तो वो चलाते हुए बात करते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो रिमाइंडर तो मिलता ही मिलता है। को पैसेंजर वाले भी अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो रिमाइंडर आपको मिलता है कि सीट बेल्ट आप लगा लीजिए, तो ये अच्छी बात है। और एक बार मैं कार को बंद करके फिर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी गियर लीवर में किस तरह की वाइब्रेशन आ रही है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा।
देख सकते हैं कार जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है तो हल्की सी इसमें वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, वो छूने पर देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कार स्टार्ट हो चुकी है। आइडल में कार की जो साउंड है केबिन के अंदर में बहुत ही कम आ रही है। एक नॉर्मल कार में जो साउंड आता है वही आता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉइज़ आपको नहीं पता चलेगा। फर्स्ट गियर में हमने कार को डाल दिया है और गियर का जो शिफ्टिंग है काफ़ी स्मूथ है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट गियर में जब आप कार को उठाते हैं लो आरपीएम पर तो हल्की हल्की वाइब्रेशन आपको गियर 9 पर देखने को मिलेगी। दूसरे गियर पर हमने कार को डाला, यहाँ से राइट ले लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप कार को पिकअप लेंगे तो लो आरपीएम में हल्की सी गाड़ी आपको वाइब्रेट करेगी और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ख़राब सड़क पर मैं कार को चला रहा हूँ। सस्पेंशन काफ़ी लाजवाब ट्यून अप है। छोटे मोटे जो गड्ढे हैं आपको इजीली तो पता भी नहीं चलेंगे। और ये हाईवे पर आ चुके हैं। जब आपकी कार लोअर स्पीड पर होती है तो आपकी स्टीयरिंग काफ़ी लाइट होती है और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है तो स्टीयरिंग में थोड़ा सा हार्डनेस आ जाता है और गाड़ी सुपर स्टेबल आपको एहसास कराएगी। क्लच काफ़ी स्मूथ, ब्रेक से कोई दिक्कत नहीं, टायर की नॉइज़ केबिन के अंदर में नहीं के बराबर। स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी शानदार, आप देख सकते हैं। पिन पॉइंट स्टीयरिंग से फीडबैक आप ले सकते हैं। हाई स्पीड अलर्ट आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी चढ़ान है, घाटी जैसा सड़क है। तो 5th गियर पर मैं चल रहा हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको पावर लैग की समस्या आएगी, आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। खास करके आप जब नए ड्राइवर होते हैं तो वैसे सिचुएशन में आपको गियर डाउन करना पड़ सकता है। अगर आप अनुभव लिए हुए हैं, आपको गाड़ियाँ चलाने का काफ़ी सारा अनुभव है तो आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी स्मूथली कार चल रही है। यहाँ से कार को हम लोग घुमा लेते हैं। रिवर्स कैमरा आप देख सकते हैं। आपकी पार्किंग गाइडलाइंस दी हुई हैं, लेकिन कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव की जा सकती थी। उतना बढ़िया कैमरा की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, पर वही बात है कि जितना प्राइस आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अच्छा फीचर्स ये गाड़ी प्रोवाइड आपको करती है और आप एक इसको सर्व गुण संपन्न गाड़ी कह सकते हैं। अगर आपका बजट 6-6.5 लाख रुपया का है, अगर मेरी राय आप माने तो मुझे ये कार आपकी इस सेगमेंट की जितनी भी गाड़ियां हैं, hyundai की सेंट्रो आप ले लें, मारुति का वैगनार ले लें, सेलेरियो ले लें, यहाँ तक कि मारुति की स्विफ्ट है उसके साथ भी मैं इसकी तुलना करना चाहूँगा। और कुछ पॉइंट्स पर ये कार आपको स्विफ्ट से भी ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। अगर आपके लिए सेफ्टी, आपके लिए बिल्ड क्वालिटी, आपके लिए राइड एंड हैंडलिंग मैटर करती है तो डेफिनेटली इस कार को लिया जा सकता है। इस कार के रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं। इसके ऑनरशिप रिव्यू हमने कर रखा है, इसकी फुल रिव्यू हमने कर रखा है। हर तरह से इस कार की हमने टेस्टिंग की है। हर टेस्टिंग में ये कार सफल रही है। प्राइस को देखते हुए डेफिनेटली ये कार लेने के लायक है और आप भी इस कार को ले सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय झारखंड, वंदे मातरम।